Hello everyone. Today we'll study the third chapter of Footprints Without Feet book, The Midnight Visitor. So this story is about a secret agent, Oswald, who has spent an evening with a writer named Fowler, who had expected that as he would be meeting a secret agent, he would be looking into a lot of adventure. ये जो स्टोरी है ये एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है जिसका नाम क्या है, ऑसबल। और उसके पास एक राइटर आता है जिसका नाम है फाउलर, जो कि उसके बारे में लिखना चाहता है। जैसा कि उसने उसके बारे में सुन रखा था कि सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं, तो वो उसके बारे में कुछ जानने के लिए, उसके बारे में कुछ लिखने के लिए उसके पास आता है। और जो इसमें मिडनाइट विजिटर जो है वो है मैक्स, जो कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है। और वो ऑसवल्ड के पास किस लिए आता है, क्योंकि ऑसवल्ड के पास उस रात बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं और मैक्स उन इम्पोर्टेंट पेपर्स को पाना चाहता है। तो क्या मैक्स उन इम्पोर्टेंट पेपर्स को ले पाता है? क्या होता है, क्या ऑसवल्ड उससे अपना बचाव कर पाता है? ये हम इस स्टोरी में जानेंगे जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। From here the story starts. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. Here musty means having a stale, mouldy or damp smell, जिसे हम कहते हैं ना सीलन की बदबू, that is called damp smell. And here corridor is means a long passage in a building from which doors lead into rooms. And here gloomy means dark or poorly lit, कि जहाँ पे अंधेरा होता है, अच्छे से लाइट नहीं होती और एक ऐसा सा अपीयरेंस होता है जो कि डरावना सा होता है। यहाँ पे फाउलर बताता है कि ऑसबल के अपीयरेंस को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि जैसा फाउलर ने पढ़ा था उसके बारे में कि सीक्रेट एजेंट्स ऐसे होते हैं, दिखने में उनका हाव भाव ऐसा होता है, वो इस तरह से चलते हैं, इस तरह से बात करते हैं। तो जैसा फाउलर ने उसके बारे में सुना था वैसा अपीयरेंस ऑसबल का बिल्कुल भी नहीं था। वो उसके पीछे चुपचाप उस कॉरिडोर में से, जहाँ पे सीलन की बदबू से वो कॉरिडोर फुल था, भरा हुआ था, वो उस फ्रेंच होटल में ठहरा हुआ था जहाँ पर ऑसबल ने एक रूम ले रखा था। तो वो बिल्कुल डिसेपरेट होकर, बिल्कुल निराश होकर उसके पीछे पीछे चल देता है। It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. यहाँ पे रूम के बारे में बताया है कि जिस फ्रेंच होटल में ऑसवल्ड ठहरा हुआ था, तो वो रूम जो उसने ले रखा था वो सबसे टॉप फ्लोर पर लोकेटेड था। और ये किसी रोमांटिक एडवेंचर पर काम करने के लिए, किसी राइटर के लिए कोई जो है उपयुक्त, हम कह सकते हैं, कोई अच्छी सी जगह नहीं है। Oswald was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. यहाँ पे ऑसबल के बारे में बताया है कि ऑसबल के बारे में जो पहली बात थी वो ये थी कि ऑसबल बहुत ज़्यादा मोटा था। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी उसके बोलने का एक्सेंट, उसके बोलने का लहजा, कि किस तरह से वो बात करता था। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन, पॉसिबली हियर मीन्स जस्ट वेल इनफ, टॉलरेबली वेल, कि अगर हम उसके लहजे की बात करें तो वो फ्रांसीसी जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है, जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है, जो जर्मन जो लैंग्वेज है, उसको बहुत अच्छे से बोल पाता था। लेकिन उसने जो अपनी अमेरिकन एक्सेंट है उसको कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो 20 साल पहले
बॉस्टन, बॉस्टन जो है अमेरिका के अंदर है, तो बॉस्टन से ये कहाँ आया था, इसे पेरिस लाया गया था। हालांकि ये पेरिस में रह रहा था, इसको काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी ये जो इसकी अमेरिकन एक्सेंट थी इसको नहीं छोड़ सकता था, इसे ये नहीं छोड़ पाया था। You are disappointed, Oswald said Weasley over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. So here espionage means spying, जासूसी करना। सो यहाँ पे ऑसवेल्ड फाउलर को कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो, तुम बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो। शायद तुम ये मेरे बारे में सोच रहे थे कि मेरा अपीयरेंस कुछ अलग होगा, मैं एक सीक्रेट एजेंट के जैसे दिखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो ऑसवेल्ड सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। सो ऑसवेल्ड जो है वो उसके कंधे पर से देखते हुए, जैसे कि कंधे के ऊपर उसका अपना हाथ रखकर देखते हुए बोलता है, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि तुम्हें जैसे कि बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं डेंजर से भरे जो है काम करता हूँ। एंड यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। यानी कि तुमने मेरे बारे में जो सुना था या तुमने मेरे बारे में जो भी पढ़ा था कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो ख़तरनाक तरीके से बातें करते हैं, उनके बातें करने का ढंग अलग होता है और वो ख़तरनाक काम करते हैं और जासूसी वाले काम करते हैं, तो मैं भी एक इसी तरह का जासूस हूँगा। तो ये तुम्हें जो है बताया गया था, इसीलिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक हो। यानी कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है और तुम कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। यू envision mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Envisions means imagine as a future possibility, means visualize। कि यहाँ पे ऑसवेल्ड फाउलर को कहता है कि तुमने ये विजुअलाइज किया होगा, तुमने ये जाना होगा कि तुम्हें वहाँ रात में कुछ मिस्टीरियस पर्सन्स मिलेंगे वहाँ पर देखने के लिए, कि मेरे आसपास कुछ मिस्टीरियस लोग होंगे, तुम्हें पिस्टल चलने की आवाज़ सुनाई देगी, या यहाँ पर ड्रग्स चलते होंगे, लोग वाइन पी रहे होंगे, तो इस तरह का माहौल तुम्हें कुछ दिखेगा। तुमने ये सब कुछ विज़न किया था, लेकिन यहाँ पर जब तुम आए हो तो तुम डिसअपॉइंटेड क्यों हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. सो यहाँ पे फाउलर के बारे में बताया है कि फाउलर को ना चाहते हुए भी एक अजीब से मोटे से आदमी के साथ उसे फ्रेंच के म्यूज़िक हॉल के अंदर शाम बितानी पड़ रही है, उसे वो शाम ना चाहते हुए उसके साथ रहना पड़ रहा है। सो हियर स्लूपी मीन केयरलेसली ड्रेस, कि उसने ये इमेजिन किया था एक सीक्रेट एजेंट की तरह वो अच्छे से वेल ड्रेस्ड होगा। उसके आसपास जो है क्या है, डार्क आइड ब्यूटीज़ मीन्स ऐसी गर्ल्स जिन्होंने अपने मेकअप से अपनी आंखें बड़ी बड़ी बना रखी होंगी, काली काली जिनकी आंखें होंगी, वो कोई एक ऑर्डिनरी सा कोई भी एक पेपर जो है उसके पास लेकर आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ उसके पास एक पैरासिक मीन्स ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल उसके पास आई, जिसमें कि उसने एक अपॉइंटमेंट दी थी एक अपने रूम के अंदर कि कोई उससे मिलना चाहता है। यानी कि जो सीक्रेट एजेंट के बारे में जो उसने इमेजिन किया था वो कुछ भी नहीं हुआ, कि जैसे सीक्रेट एजेंट के आसपास काली काली आँखों वाली लड़कियाँ एक पेपर या नोट लेकर आती हैं, या वो अच्छे से म्यूज़िक हॉल में कोई पार्टी वगैरह में होता है, तो इस तरह का कुछ नहीं था, बल्कि उसे फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में ना चाहते हुए भी एक बोरिंग सी इवनिंग उसे स्पेंड करनी पड़ रही थी। उसके पास केवल एक टेलीफोनिक जो है ऑर्डिनरी सा टेलीफोनिक कॉल आया था, जिसमें कि उसने अपॉइंटमेंट दी थी अपने रूम के अंदर, कोई उससे मिलने आ रहा था। You have been bored, the fat man chuckled to himself
as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So here chuckled mean here carelessly. So here chuckle means laughed quietly without opening his mouth. जब हम अपना मुंह बंद करके हंसते हैं that is called chuckled. And here frustrated means feeling or expressing distress and annoyance resulting from an inability to change or achieve something. कि जब हम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं और हमसे वो हो नहीं पाता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेटेड. सो यहाँ पे ऑसबल फाउलर को कहता है कि तुम बोर होगे और फिर वो अपना मुंह बंद करके हंसते हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और एक साइड में खड़ा हो जाता है ताकि जो उसका जो फ्रस्ट्रेटेड जो गेस्ट है वो अंदर आ सके. यू आर डिसइल्यूजन, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for. So here disillusioned means to realize that the belief he had is false. सो यहाँ पे ऑसवेल फॉवलर को कहता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो गए हो क्योंकि आपने जो मेरे बारे में पढ़ा था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मेरी अपीयरेंस सीक्रेट एजेंट की तरह होगी, तो जो रियलाइजेशन जो तुम्हें मुझे देखकर हुआ वो सब कैसा था, वो फॉल्स था. लेकिन तुम डिसअपॉइंट मत हो, अपने इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलो और अपने ऊपर हौसला रखो. So here he said, presently you will see a paper, a quite important paper, which several men and women had risked their lives come to me. तो तुम इतने निराश मत हो, तुम्हें आज जल्द ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर मेरे पास आता हुआ मिलेगा जिसे देखकर तुम्हें ये लगेगा कि हाँ मैं भी एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं भी सीक्रेट एजेंट वाले काम करता हूँ, क्योंकि वो जो पेपर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और उस पेपर को पाने के लिए बहुत से मैन और वीमेन ने अपनी जो लाइफ थी उसे खतरे में डाल दिया था. सो सम डे soon that paper may well affect the course of history in that thought is drama is there not. उसके बाद वो कहता है कि शायद ही जल्दी ही किसी दिन ये जो पेपर है ये पूरी हिस्ट्री को इफ़ेक्ट कर देगा, यानी ये कि पूरी हिस्ट्री को चेंज कर देगा. ये पेपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पेपर को देखने से ऐसा लगता है कि इसको देखने से ऐसा लगता है कि एक ड्रामा सा क्रिएट ये कर देगा, ये बिल्कुल लाइफ को चेंज कर देगा. क्या ऐसा नहीं होगा? As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. और ऐसा बोलते हुए ऑसवेल ने अपना जो पीछे वाला जो दरवाज़ा था उसे वो बंद कर दिया और फिर उसने स्विच ऑन करके जो लाइट थी वो जला दी. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. So here authentic means original, true, सचमुच का, असली. And thrill means sudden feeling of excitement, कि एक एक्साइटमेंट की अचानक से फील आना. तो जैसे ही उसने लाइट ऑन की ऑसवेल ने फाउलर को अपने उस दिन का पहला ओरिजिनल जो थ्रिल था वो देखने को मिला, क्योंकि अब उसे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ वो सचमुच एक सीक्रेट एजेंट से मिलने आया है, क्योंकि उसके रूम से थोड़ी से पार करने के बाद एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर एक आदमी जो है उनके ऊपर पॉइंट करते हुए, गन को पॉइंट करते हुए खड़ा हुआ था. तब फाउलर को ये रियलाइज़ हो गया था कि हाँ वो सचमुच एक सीक्रेट एजेंट से ही मिलने आया है और यहाँ पर अब कुछ एक्साइटेड होने वाला था. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मैन है ये इनके सामने जो है अपनी पिस्टल को पॉइंट करके खड़ा हुआ है, ये इनको पॉइंट कर रहा है. ऑसवेल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स. ऑसवेल ने कई बार अपनी आंखें झपकाई जब उसने ये देखा कि एक अजीब सा आदमी जिसे वो जानता नहीं है और वो एक
ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर अपने हाथ में उनके सामने खड़ा हुआ है, तो वो उसे देखकर बार बार अपनी आंखें झपकाने लगा. देन मैक्स ही wheezed, "You gave me quite a start. I thought you was in Berlin. What are you doing here in my room?" So यहाँ पे wheezed means spoke breathing noisily and heavily, कि जोर जोर से सांस खींचते हुए बोलते हुए जो मैक्स, उसने कहा, मैक्स यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट मीन्स मेड टू मूव सडनली ड्यू टू फ्राइट और सरप्राइज, कि तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया, क्योंकि मैं सोचता था यू वॉज इन बर्लिन, क्योंकि तुम तो बर्लिन में हो गए. बट वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, लेकिन तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे अनुमान से तो तुम बर्लिन में थे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर एकदम से आकर चौंका दिया है, मुझे सरप्राइज़ कर दिया है. तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो. मैक्स वॉज a slender, a little less than tall, with features that suggest slightly crafty, pointed countenance of a fox. So here slender means thin, and slightly the crafty here means tricky, dishonest. Okay, and pointed here means annoyed, disapproving, and countenance means facial expression. So यहाँ पे मैक्स के फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताया कि वो दिखने में कैसा था. तो मैक्स एक बहुत ही पतला सा, कुछ ज़्यादा उसकी हाइट नहीं थी, और उसके चेहरे से ये देखकर पता हम लगा सकते थे अनुमान कि वो एक चालाक, लोमड़ी जैसे चालाक होती है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ये हमें पता लग रहा था कि वो एक लोमड़ी की तरह चालाक है. और उसके हाथ में उसने क्या कर रखा था, There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. और उसने अपने हाथ में एक जो पिस्तौल पकड़ी हुई थी, उसके सिवाय उसके हाथ में कोई ज़्यादा डेंजरस, कोई ज़्यादा डराने वाली उसके पास कोई चीज़ नहीं थी. मीन्स कि उसके हाथ में पिस्टल तो ज़रूर थी जिससे वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके उसके सिवाय उसके पास डराने के लिए ऐसा कोई भी मटेरियल उसके पास नहीं था. So there was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Menacing means threatening or dangerous. So जहाँ तक उसकी बात थी, उसके पास उसके लुक्स में सिर्फ उसके पास उसके पिस्टल के अलावा डराने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ उसके पास नहीं थी. यानी केवल उसके पास उसकी पिस्टल उसके पास ज़रूर थी, जो कि उस ऑसबल को और उस राइटर को डरा रही थी जो चीज़, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई डेंजरस चीज़ नहीं थी. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट यू टुनाइट concerning some new missiles. I thought I would take from you. It will be safer in my hands than in yours. The report. He murmured. वो धीरे से बोला कि वो रिपोर्ट जो कि तुम्हारे पास आज आने वाली है, जो कि तुम्हारे पास लाई जा रही है, वो रिपोर्ट के बारे में मैंने सुना है कि वो मिसाइल्स के बारे में है, और मैंने ये सोचा है कि मैं वो रिपोर्ट तुमसे ही ले लूँगा, मैं तुमसे वो रिपोर्ट तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगा. और मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी बजाय तुम्हारे. सो यहाँ पे वो उस सीक्रेट रिपोर्ट की बात कर रहा है जिसके बारे में ऑसबल ने फाउलर को बताया था. तो वो उसी सीक्रेट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, और ये रिपोर्ट किसके बारे में थी, ये मिसाइल्स के बारे में थी. और यहाँ पे मैक्स और ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट मेरे पास रहे, क्योंकि मेरे अनुसार ये रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी बजाय तुम्हारे. ऑसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can't bet on it. So he said grimly, this is the second time in the month
that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. So here I'm going to raise the devil. Here this line meaning is to make a noisy disturbance. So यहाँ पे ऑसबल क्या करता है कि ऑसबल जो सामने एक जो आर्म चेयर जो कि एक आर्म चेयर रखी होती है उसकी तरफ वो बढ़ता है और वहाँ पर थका थका सा वहाँ पे जाके बैठ जाता है और इसके बाद वो क्या कहता है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल मीन्स टू मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस कि इस बार मैं मैनेजमेंट के साथ अच्छा खासा हंगामा करने जा रहा हूँ क्योंकि यू कैन बैट ऑन इट क्योंकि तुम इस बारे में निश्चित हो सकते हो. ही सैड ग्रिमली. ग्रिमली मीन्स सीरियसली कि उसने ये सीरियसली कहा कि इस बारे में तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा निश्चित हो सकते हो. बिकॉज़ ये महीने में दूसरी बार है कि जब किसी ने बालकोनी के थ्रू मेरे कमरे में मेरे रूम में आने की कोशिश की है, वो मेरे रूम में खुश आया है. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the light was pressing blackly. So फाउलर की जो नज़र है वो उस कमरे में जो एक इकलौती जो विंडो थी उसकी तरफ टर्न हुई, उसकी तरफ घूमी और ये एक ऑर्डिनरी सी विंडो थी जिसके अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली. So here dark night has been addressed as blackly and pressing here means to be visible. So यहाँ पे बताया गया है कि वो विंडो थी वो बहुत ही ऑर्डिनरी सी बहुत ही नॉर्मल सी विंडो थी और उस ऑर्डिनरी सी विंडो में से जो बाहर की जो काली रात थी वो नज़र आ रही थी. Then balcony, Max said with a rising inflection. No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. So here rising inflection means a modulation in voice की आवाज़ तेज़ करते हुए कहना, तेज़ आवाज़ में बोलना. That is called modulation in voice. And here pass key here means master key. So यहाँ पे मैक्स कहता है बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलते हुए कि बालकोनी नहीं, मेरे पास तो एक पास की थी और मुझे तो बालकोनी के बारे में आज ही पता चला है. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन कि अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता तो शायद मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती थी. इट्स नॉट माई बालकोनी, ऑसवेल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर. यू सी, ही सेड. अब ऑसबल ऐसा सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, और वो कहता है कि ये मेरी बालकोनी नहीं है, ये बालकोनी तो नेक्स्ट अपार्टमेंट की है. अब ऑसबल फाउलर की तरफ एक्सप्लेन करते हुए देख रहा है और वो कहता है यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम. तो यहाँ पे वो बताता है कि ये जो कमरा आपको दिख रहा है ये एक बहुत ही लार्ज यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था और इससे जो अगला कमरा यानी कि इसके जो साथ वाला कमरा है वो एक लिविंग रूम होता था जिसके साथ ये बालकोनी अटैच थी. इट हैड द बालकोनी which extends under my window. Now you can get onto it from the empty room from 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. So अब यहाँ पे वो बताता है कि लोग क्या करते हैं कि लोग जो 2 अगले रूम हैं उनकी जो बालकनी है उनसे होते हुए मेरे रूम में अंदर आ जाते हैं. वो यहाँ से वहाँ से उस बालकनी के थ्रू ट्रैवल करते रहते हैं और किसी ने भी पीछे ऐसे ही मेरे रूम में अंदर घुसाने की कोशिश की थी और मैंने जो मैनेजमेंट है उसको इस बात की कंप्लेन भी की थी, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इसे बंद करा देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया. मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding
gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. So Max glanced at Fowler, who was standing stiffly. Stiffly means straight, बिल्कुल तना हुआ. कि जब मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा तो ऑसबल से वो कुछ ही दूर पर ऐसे स्ट्रेट होकर खड़ा हुआ था. एंड देन waved the gun with a commanding gesture. Commanding means ordering and gesture here means signal. कि जैसे कि वो कोई ऑर्डरिंग वे में पिस्टल को घुमाते हुए जैसे उसने बोला कि प्लीज सिट डाउन, ही सेड. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक. कि जैसे कि उसने बोला कि प्लीज़ बैठ जाइए, मेरे ख्याल से हमें अभी आधा घंटा और वेट करना होगा. 31 minutes, Oswald said moodily. The appointment was. So here moodily means cheerfully. So Oswald ने cheerfully खुश होकर ऐसे ही मजाक के वे में ऐसे कह दिया कि नहीं 30 minutes नहीं 31 minutes, क्योंकि the appointment was 12:30 and I wish I knew how you learned about the report. क्योंकि जो अपॉइंटमेंट का टाइम था वो था 12:30 का, यानी कि 12:30 बजे का वो टाइम था. और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें ये पता चल जाए कि वो रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, मैक्स. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. व्हाट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? So the little spy smiled evilly. Smiled evilly. कि वो जो छोटे से कद का जो जासूस था, जो सीक्रेट एजेंट, वो मुस्कुरा दिया. evilly means wickedly, यानी कि बड़ी ही अजीब वे में, अजीब ढंग से जो है वो उसके ऊपर मुस्कुरा देता है. Then he says, and we wish we know how your people got the report. और हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिल गई. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन अभी भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है. एंड आई विल गेट इट बैक टुनाइट. और मैं इसे आज ही रात वापस हासिल कर लूँगा. व्हाट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? वो क्या है? दरवाजे पर कौन है? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. ऑसबल जस्ट स्माइल्ड. अब फाउलर ने जैसे ही दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से उछल पड़ा, डर गया वो. एंड ऑसबल जस्ट स्माइल्ड. और ऑसबल केवल थोड़ा सा मुस्कुरा दिया क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है. सो दैट विल बी द पुलिस, ही सेड. आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. ऑसबल को जब दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, लेकिन फाउलर उछल पड़ा एकदम से वो डर गया. तो वो कहता है कि शायद पुलिस ही होगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये सोचा था कि इतने इम्पोर्टेंट पेपर जिसकी हम वेट कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा लिटिल प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट. क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरे पास बार बार आकर ये चेक करते रहें कि सब कुछ ठीक ठाक है. सो यहाँ पे जो वर्ड है टू चेक मी, मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, आई टोल्ड देम. द वर्ड जो ये है ये पुलिस के लिए यूज़ किया है. सो मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. अब मैक्स जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था और वो नर्वस होने के कारण अपने होठों को दांतों में दबा रहा था, उसे बाइट कर रहा था, उसे काट रहा था. और ये जो खटखटाने की आवाज़ थी, जो ये नॉक करने की आवाज़ थी, ये बार बार आ रही थी, ये बार बार हो रही थी. What will you do now? Max, Oswald asked. If I do not answer. मैक्स, अब तुम क्या करोगे? ऑसवेल्ड ने मैक्स से पूछा कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने उनका आंसर नहीं दिया तो क्या होगा? बिकॉज दे विल एंटर एनी वे एंड द डोर इज़ अनलॉक्ड
and they will not hesitate to shoot. अब मैक्स को ऑसवेल कहता है कि अब तुम क्या करोगी? अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने उनके नॉक का जवाब नहीं दिया तो वो अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दरवाजे पर लॉक भी नहीं है, दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा है। और जब वो तुम्हें यहाँ पर देखेंगे कि जो ये इम्पोर्टेंट पेपर है ये ख़तरे में है, इसको तुम लेने के लिए आए हो, तो वो तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर as he backed swiftly towards the window. अब जो मैक्स का जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण काला हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। And as he backed swiftly towards the window, अब वो जल्दी से उस खिड़की की तरफ बढ़ा। He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. अब उसने ये देखा कि नॉक जो है, नॉकिंग की जो आवाज़ है वो तो बढ़ती जा रही है, वो तो बार बार नॉक कर रहे हैं दरवाजे को। तो वो जल्दी से विंडो की तरफ जाता है और उस अंधेरे वाली विंडो में अपना एक पैर जो है उसने उस विंडो के बाहर लटका दिया है। और वो उसे वार्न करते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ से भेज दो, क्योंकि मैं बालकनी पर ही वेट करूँगा। अगर तुमने उन्हें यहाँ से नहीं भगाया तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम पर शूट कर दूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूँगा और मैं बाकी जो होगा वो सब देखा जाएगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised, Mr. Oswell, Mr. Oswell. अब जो दरवाजे पर जो नॉक की आवाज़ थी वो लगातार और तेज़ होती जा रही थी और तभी एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window's sill. कि जैसे ही नॉक की आवाज़ दोबारा से आई, मैक्स ने मूवमेंट की। उसने अपने एक हाथ से उस विंडो को पकड़े रखा और उसने अपनी जो टांग थी वो विंडो के बाहर लटका रखी थी, यानी कि वो उस विंडो से जंप करने के लिए बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल रेडी ही वो करने ही वाला था। उसके बाद उसने अपनी दूसरी टांग को भी ऊपर की तरफ करते हुए, यानी कि उसने एक हाथ से विंडो पकड़ रखी थी, एक टांग उसने अपनी बाहर निकाल रखी थी और अपनी जो बंदूक है वो उन दोनों के ऊपर एम कर रखी थी। और फिर उसके बाद उसने अपनी दूसरी टांग को भी विंडो सिल के ऊपर रख ली, यानी कि वो ऑलमोस्ट अब बिल्कुल जंप करने के लिए तैयार है। द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। तो जैसे ही दरवाजे का जो हैंडल है, जो डोर नॉब है वो घूमा, वो खुला, जल्दी से मैक्स ने अपना जो हैंड है वो वहाँ से फ्री करा लिया, यानी कि उसने अपने हैंड को वहाँ से छोड़ दिया और बालकनी के ऊपर उसने छलांग लगाने के लिए अपने बाएं हाथ से, अपने लेफ्ट हैंड से उसने एक ज़ोर से पुश किया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो नीचे गिरा उसके मुंह से एक बहुत ज़ोर से तेज़ से एक चीख निकली। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle, two glasses. तो जैसे ही डोर ओपन हुआ वहाँ पर एक वेटर खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक ट्रे थी, एक बॉटल थी और उसके ऊपर 2 ग्लास रखे हुए थे। Here is the drink you ordered for when you returned, he said and set the tray on the table. Here is the drink. मिस्टर, जो आपने मुझे ड्रिंक लाने के लिए जो ऑर्डर दिया था, जब आप वापस आए थे तो आपने मुझे कहा था कि ये ऑर्डर मेरे लिए लेकर आना है। ऐसा कहते हुए उसने उस ट्रे को मेज़ पर रख दिया। डेफ्टली अनक्रॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। बड़ी ही आराम से उसने उस बोतल का जो ढक्कन है उसको ओपन किया और फिर उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। White-faced Fowler after him, but he stammered, "The police." अब जो फाउलर
जो वहाँ पर खड़ा था, उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो फाउलर की तरफ घूर रहा था। बट ही स्टैमर्ड, लेकिन वो हकलाते हुए बोला कि नहीं नहीं, पुलिस, यहाँ पर तो पुलिस थी। देयर वर नो पुलिस, ऑसवेल साइड। ओनली हेनरी whom I was expecting, कि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी। ऑसवेल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, यहाँ पर तो केवल हेनरी था, वो वेटर जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा था कि हाँ ज़रूर डोर पर वही होगा। बट वॉन्ट द मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो जो बालकनी पर जो खड़ा आदमी था वो फाउलर बिगिन, फाउलर कहना उसने शुरू किया। वो कहता रहा, No, said Oswald, he won't return. You see, my young friend, there is no balcony. ऑसवेल ने कहा, वो लौट कर नहीं आएगा मेरे यंग फ्रेंड, क्योंकि जैसा कि तुम देख पा रहे हो वहाँ पर कोई बालकनी ही नहीं है। बिकॉज जो ऑसवेल है वो उसे बताता है कि वहाँ पे कोई बालकनी नहीं थी, और मैक्स जो कि बालकनी पर खड़ा था, एक्चुअल में वो बालकनी पर नहीं खड़ा था, वो नीचे गिर गया था। हो सकता है वो नीचे गिरने के बाद इंजर्ड हो गया हो, या फिर वो मर गया हो, या फिर ऐसी हालत में ना हो कि वो दोबारा रूम में वापस आ सके। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑसवेल एक सीक्रेट एजेंट है, और उसने कितनी नाइसली उसको ये बिलीव करने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ पर एक बालकनी है, दरवाजे पर पुलिस है, और किस तरह से ही गेट्स रिड ऑफ हिज मिडनाइट विजिटर, दैट इज़ मैक्स। सो ये आपका लेसन था, इट्स कंप्लीट, और आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू चैप्टर। सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।